प्लेजर के प्रिंसिपल के कुछ नियम हैं। हर एक फैसला जो हम लेते हैं वो किसी न किसी तरह से खुशी हासिल करने या तकलीफ से बचने के लिए होता है। शायद आपने सुना होगा कि दुनिया में कोई भी कभी भी किसी के लिए अनसेल्फिश नहीं हो सकता। इस प्रिंसिपल के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप किसी की मदद कर रहे हों या चैरिटी कर रहे हों, हर एक कदम जो हम उठाते हैं वो खुशी या तकलीफ से बचने तक ही खींच कर आता है। जितना भी हम अपने दिल में काम देखते हैं सब कुछ खुशी का नतीजा होता है। आप बाल कटवाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी और को खुश कर पाएंगे और वो आपकी खुशी का कारण बनेगा। और जब आप ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं तो आप सेफ्टी मास्क पहनते हैं क्योंकि आपको आग से बचना है जो बहुत तकलीफ दे सकता है। चाहे हम अपनी छोटी या बड़ी जिंदगी के हर एक फायदे को देखें, सभी के पीछे कुछ खुशी या तकलीफ छुपी हुई होती है। आपके अंदर भी खुद की निगरानी रखने की शक्ति है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। हमें कुछ काम करते समय दर्द झेलना पड़ सकता है और हमें उसे पूरा करना होगा, चाहे उसमें सुख हो या ना हो। लेकिन हम अक्सर इस काम को नहीं करते क्योंकि इससे हमें सुख नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, जब हमें काम करने से पहले उसमें होने वाले दर्द की प्रकृति का पता चल जाता है तो हम उस काम को करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें दर्द से बचने की अधिक इच्छा होती है, सुख प्राप्त करने की इच्छा से कम। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि दर्द से बचना या रोकना किसी चीज को हासिल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? इसलिए जब आप किसी बुरी स्थिति में होते हैं तो अपने आप को बचने की अधिकता आप में उभर आती है और आप अपने पसंदीदा चीज से भी दूर भाग जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में आने वाली खुशी और दर्द हमारे परसेप्शन से भी जुड़े होते हैं? यानी हमारा दिमाग काम करने से पहले ये सोचता है कि उसका नतीजा सुखदायक होगा या दर्ददायक, और कभी कभी हमारा दिमाग इस परसेप्शन में गलती कर देता है। इमेजिन करिए कि हाइट से आपको बहुत डर लगता है, तो स्काई डाइविंग आपके लिए सबसे बुरा सपना होगा। मेरे लिए तो है। शायद आपको उस फीलिंग का कोई अंदाजा भी नहीं होगा। आपने शायद कभी बंजी जंपिंग या रोलर कोस्टर पर राइड नहीं किया होगा। शायद आपको हाइट के डर की वजह से टेस्ट करने के लिए सिर्फ अपने 2 स्टोरी के घर की बालकनी पर ही खड़े हुए हों, लेकिन प्लेन से जंप करने के ख्याल से आपको उल्टी आ जाती है। आप सोचते हैं कि वेटलेसनेस का एहसास मौत का अगला कदम है। आप सोचते हैं कि क्या आप सच में मर जाएंगे, लेकिन आप इसे कभी ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी परसेप्शंस और असंतुलन ही काफी है स्काई डाइविंग के दर्द को बढ़ाने के लिए। बाय द वे, स्काई डाइविंग में एक्सीडेंट्स काफी कम होते हैं और ये कुछ ही मिनटों में खत्म भी हो जाता है। आपके दिमाग में हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियोस चलते रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सब प्रिंसिपल। नई चीजों से डर लगता है जिससे बचना पड़ता है। आप चलने से भी घबरा जाते हैं। दोस्तों, समय के साथ सुख और दुख बदल जाते हैं। आमतौर पर हम अभी और यहाँ पर ध्यान देते हैं जिससे मैं जल्द ही खुश हो सकूं, और जल्दी होने वाले दुख से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी के समय में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है $1 अभी बहुत ही प्रभावशाली है ज्यादा कमाने के लिए 1 महीने बाद $5 लेने से। हमारे लिए सुख और दुख जो शायद महीनों या सालों बाद हो सकते हैं, उनका हमें फर्क नहीं पड़ता अगर हम अभी इस पल के लिए फंस गए हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सब प्रिंसिपल। जो रिवॉर्ड हमें चाहिए वो कभी तुरंत नहीं मिलते और अक्सर वो ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन हम अभी के समय में फंस जाते हैं, इसलिए हम वर्किंग करने से बचते हैं। जब सुख के मामले आते हैं तो हमारी भावनाएं हमारी रीजनिंग से ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। कभी कभी आप जानते हैं कि कुछ करने से आपके लिए अच्छा या बुरा होगा। आप सभी रीजंस को समझते हैं कि ये अच्छा या बुरा कैसे होगा, आपको सब पता है। कभी कभी हमारे मन में एक सॉफ्ट फीलिंग पैदा होती है जो कहती है तो क्या हुआ। एक बवंडर के डिग्री को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप जानते हो कि वो आपके काबू में है या नहीं। $1 खोने से तो आपकी हालत खराब हो सकती है, लेकिन जब आप इस हानि को पर्सनली कनेक्टेड बना देते हैं तब ये डॉलर सिर्फ $1 नहीं रह जाता और उससे जुड़ी सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और फिर आप एक खतरनाक डेप्थ की ओर भटकने लगते हैं। अपने सेल्फ डिसिप्लिन के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारी हरकतें हमारे विचार पर काबू रखने में जितना फायदेमंद हैं,
उतना ही हम चाहते हैं, लेकिन इसमें हमें लगता है कि हम लॉजिक से अपनी हरकतों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर यह बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इस समय आपको लिखावट के खिलाफ एक चिंगारी दिखनी चाहिए कि खुशी की इंपॉर्टेंस आपको सेल्फ डिसिप्लिन के शत्रु में बदल सकती है। हमेशा से हम जीवन के अगले कदम के बारे में सोचने में और अभी के समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट समय के बारे में फिक्र करने में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुए हैं, जिससे हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन की ओर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए डिलेड प्लेजर को टालना मुश्किल होता है, लेकिन हम खुशी और दर्द के प्रति अपनी सोच को बदलकर इस पर रुकावट डाल सकते हैं। आप अपनी कंट्रोल्ड रहने की कोशिश में हैं, जिसमें आपको हर लंबे समय तक काम करने या जिम्मेदारी निभाने में खुशी बढ़ानी है और दर्द कम करना है। इसके लिए कुछ कदम हैं जो हम स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। 1, पहले डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। क्या आपको ज्यादा वर्कआउट करना है या कोई अन्य लक्ष्य है? 2, अपने दर्द और खुशी का हिसाब लगाएं। इसमें आप खुशी के कुछ तरीके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कुछ ऐसे कदम हैं। 2 कागज की शीट लें और हर एक शीट में एक लाइन खींच दें। दोनों शीट के लेफ्ट कॉलम के ऊपर दर्द से बचा लिखें। दोनों शीट के राइट कॉलम के ऊपर खुशी मिली लिखें। अब एक शीट के ऊपर बीच में बीइंग डिसिप्लिन्ड लिखें और दूसरी शीट के ऊपर बीच में नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड लिखें। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। आप ऐसे काम या जिम्मेदारी की ओर बढ़ने के समय जिस तकलीफ और सुख का अनुभव होने वाला है उसे नोट करेंगे। अपने आप को मनोविज्ञान से प्रेरित करने के लिए आपका डेस्कटॉप लीन होने का सुख और उससे अलग होने का दुख बढ़ाएंगे। ये शायद सरल लगता है, लेकिन आप इस दर्शन और प्रोडक्शन के स्टार का उपयोग कर अपनी खुद की इच्छाओं का दमन कर सकते हैं। सिर्फ हकीकत का यही तरीका समझना आपकी इच्छाओं को शांत करने में मदद कर सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर आपका एक लक्ष्य है कि आप अधिक से अधिक व्यायाम करें, सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आपके सामने सिचुएशन कुछ इस तरह से आ सकती है। अगर आप दर्द को अवॉइड करते हैं तभी आपको खुशी मिल सकती है। अगर आप टेलीविजन पे बहुत ज्यादा समय बिताते हैं तो आपको जिम में दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। और बिल्कुल इसके उल्टे, अगर आप अपने मसल्स को तकलीफ नहीं देते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा खाली वक्त हो सकता है। अब चलिए इसी काम को डिसिप्लिन्ड होकर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप दर्द को अवॉइड करके पूरे नियम के साथ जिम जाते हैं तो आपको बाद में खुशी मिलती है। अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं तो अट्रैक्टिव बनते हैं। अगर आप जिम के दौरान आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह से दोनों स्थितियों के लिए जितने भी दर्द और सुख के पॉइंट होते हैं उन्हें लिखें। यहाँ पर आपको खुद से बिल्कुल सच्चा होना है। जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, आपको वही लिखना है। अब अपने आप से बिल्कुल क्लियर होकर अपने सपनों, अपनी उम्मीदों के बारे में सोचिए। आपको कुछ क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। नंबर 3, अब एक तरफ बीइंग डिसिप्लिन की सूची बनाएं और उसमें सुख को बढ़ाएं। सोचिए कि हर स्थिति कितनी अच्छी हो सकती है। हर एक चीज के बेस्ट केस सिनेरियो को सोचकर खुद को मोटिवेट कीजिए। इससे आपको डोपामीन का भी एक अच्छा छोटा सा शॉट मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ नॉट बीइंग डिसिप्लिन की सूची बनाएं और उसमें तकलीफों को कम करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें अपने जीवन से निकाल सकते हैं। इन छोटी मोटी समस्याओं को समझें और इन पर कंट्रोल करें। ये आपके हाथ में है कि आप किस तरफ ज्यादा खुश रहना चाहते हैं। इस शीट में बस एक इन्वेंट्री नहीं, बल्कि ये इन्वेंट्री से कहीं ज्यादा है। ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन को आपके अंदर और ज्यादा मजबूती से इनबिल्ट करने का एक तरीका है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सेल्फ डिसिप्लिन की एक चेकलिस्ट है और इस इन्वेंट्री के जरिए आप क्या कर सकते हैं? आप इसके जरिए एक्चुअल कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही गहराई के साथ ये बताएगी कि आपको वाकई में एक्शन कैसे लेना है। बजाय इसके कि हमारा सदियों से चला रहा ब्रेन पैटर्न, या यूं कहें कि हमारा प्री हिस्टोरिक ब्रेन हमारे एफर्ट्स को तोड़ने और रोकने की कोशिश करे, क्योंकि उस दौरान टेलीविजन से मिलने वाले नॉलेज की कमी थी। हमें अपने लिए अपने फेवर में कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस लेने होंगे, वो भी खास तौर पे तब जब बात डोपामीन की आती है। हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन हमारे लिए काम करे, ना कि हमारे खिलाफ काम करे। समय की दृष्टि। बदलते दौर के साथ साथ हमारी जिंदगी में जो रिश्ते आते हैं और उनका हमारी लाइफ पर जो इफेक्ट पड़ता है, इसका भी असर सेल्फ डिसिप्लिन पर देखा जा सकता है। और समय बदलने के साथ साथ ये असर भी बदलता जाता है।
यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन की इस जर्नी में टाइम को मेंटेन करने या टाइम शेड्यूल बनाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सोच को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं और आने वाली सिचुएशन पर किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। समय की डायरेक्शन के साथ स्टैनफोर्ड प्रोफेसर फिल जिम्बार्डो, जिन्हें स्टैनफोर्ड जेल के एक्सपीरियंस के लिए भी सबसे फेमस प्रोफेसर माना जाता है, उनकी बुक द टाइम पैराडॉक्स में बताया गया है कि हर एक शख्स 3 तरीके से टाइम को देख सकता है, या यूं कहें कि 3 तरीके से टाइम को देखने की पॉसिबिलिटी होती है: पास्ट टाइम, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमारी मानसिकता उस दिशा का उपयोग ज्यादा करती है जिससे हम सबसे अधिक परिचित हैं, मतलब जो हमें सबसे ज्यादा समझ आता है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं। उन लोगों के बीच में फर्क होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कठोरता के साथ टाइम से जुड़े होते हैं। उनके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अगले कदम की तलाश में रहते हैं, मतलब जो हमेशा आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। टाइम ओरिएंटेशन को लेकर हमारा माइंडसेट जिस तरह से भी रिफ्लेक्ट करता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि हम टाइम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी प्लानिंग और एक्शन के बदले हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। और इसी से शायद हमारा सेल्फ डिसिप्लिन भी मजबूत बनता है। अगर बिल्कुल ध्यान लगाकर बात की जाए तो प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ हमारा जैसा एटीट्यूड होता है, हम अपनी जिंदगी में कुछ वैसा ही होते देखते हैं और फिर वैसा ही करते हैं। ऐसे लोग जो पास्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि बीते वक्त को ध्यान में रखकर चलते हैं, वो अपने सारे डिसीजन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और पुरानी बातों को याद करके लेते हैं और एक तरह से कहा जाए तो वो करंट सिचुएशन और करंट इवेंट से बिल्कुल कट चुके होते हैं। उनका ध्यान आज पर जाता ही नहीं। वो लोग जो बीते वक्त में फंसे हुए होते हैं, उनके पास कभी भी कुछ नया और अलग करने के लिए टाइम नहीं होता है। ऐसे लोग हमेशा खुद को कंफ्यूज रहते हैं और खुद पर डाउट करते हैं। वो ऐसा फील करते हैं कि लोग उनका तिरस्कार कर रहे हैं और कभी कभी तो वो खुद को लेकर गिल्ट भी फील करते हैं। देखा जाए तो इनकी सोच लगभग एक इनएक्टिव होती है और हम ये कह सकते हैं कि वो कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन को साथ लेकर नहीं चलते। और ऐसे लोग अक्सर कुछ इस तरह की बातें करते हैं जैसे मैंने बिल्कुल ऐसा ही पास्ट में किया था, इसलिए आगे भी मैं कुछ ऐसा ही करूंगा क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस तरह का थॉट बहुत कम मिलता है, जहां पर लोग अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त फ्यूचर के बारे में सोचकर बिताते हैं और प्रेजेंट को लेकर साथ चलते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और दोस्तों, ऐसे लोग जो प्रेजेंट में ज्यादा ध्यान देते हैं, वो आमतौर पर नाउ या यूं कहें कि आज में जीते हैं। और इस तरह के लोग जो आज में जीते हैं, वो इस प्रेजेंट मोमेंट पर उनके सेंसेस उनसे क्या कर रहा है उसे ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं। इस तरह के लोग अपने विचारों में बहुत सकारात्मक होते हैं और पास्ट या फ्यूचर की जगह जो है उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने को पसंद करते हैं। प्रेजेंट की मेंटालिटी को आगे और भी 2 अलग अलग ढांचों में डिवाइड किया जा सकता है। एक उस तरह के लोग जो प्रेजेंट के सभी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और इसे ही हम हेडोनिस्ट्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं वो लोग जो प्रेजेंट को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्हें हम फाटलिस्ट्स कहते हैं। प्रेजेंट हेडोनिस्टिक शख्स वो होता है जो आज इस वक्त में मौजूद मौके को तलाशता है और उसके आसपास उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें खुशियां ढूंढ लेता है। ऐसे लोग कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें पार्टीज अच्छी लगती हैं, अनजाने जगहों में रिस्क लेने को तैयार रहते हैं या समाज के साथ नए रिश्ते बनाते रहते हैं। उन्हें खतरा लेना पसंद होता है और वो इस रिस्क के फलस्वरूप होने वाले नतीजों के बारे में ज्यादा सोचकर परेशान नहीं होते हैं, या अगर उन्हें सोचना ही पड़ता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं प्रेजेंट फाटलिस्ट इंसान प्रेजेंट पर ध्यान देना नहीं चाहते, पर उन्हें आगे कुछ नहीं दिखाई देता। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी के दायरे में कुछ और ही ताकत है, चाहे वो उनका समाज, उनके पैसे, धर्म या फिर किस्मत ही क्यों ना हो। उनका मानना है कि उनकी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, उनके सपने और उम्मीदें बिखर चुकी हैं और उन्हें लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है और कोई काम नहीं है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका कोई भविष्य है। दोनों प्रेजेंट माइंडसेट्स के लोगों में खुशी हासिल करने का एक जज्बा होता है। उनके दिमाग में पास्ट या फ्यूचर की कोई बात नहीं आती है, बस मोमेंट्री और फ्लीटिंग प्लेजर्स के लिए तैयार रहना ही सब कुछ होता है। दोनों हेडोनिस्ट्स और फाटलिस्ट्स मोमेंट्री प्लेजर्स के आइडिया पर आधारित होते हैं। जिनके दिमाग में भविष्य की सोच होती है वो अपनी जिंदगी को अलग तरह से तैयार करते हैं।
उन्हें वर्तमान के जैसे ही रहना नहीं होता। वो अपने आप को वर्तमान की जंजीरों से अलग कर लेते हैं। उन्हें भविष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना होता है, उसके दूर तक की संभावनाओं और परिणामों पर ध्यान देना होता है। भविष्य में भावनाओं को पहले सोच के उसके बाद काम किया जाता है। वर्तमान की भीड़ भाड़ से बेखबर होते हुए काम किया जाता है। और हाँ, कभी कभी वो अभिस्ट्रक्ट ख्यालों के साथ काम करते हैं जिनमें पॉजिटिव रिजल्ट्स के कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपने विचारों और कार्यों को एक भविष्य के उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए संरचित करते हैं। यानी भविष्य की तरफ केंद्रित होने वाले लोग तुरंत अनुग्रह या रिवॉर्ड की आवश्यकता नहीं रखते अपनी कोशिशों के लिए। वो समझते हैं कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उसको पाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें वैक्यूम की तरह काम करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्तमान में रहने वाले लोगों को समझ नहीं पाते। बस ये है कि भविष्य की तरफ केंद्रित होने वाले व्यक्ति वर्तमान में इमीडिएट सेटिस्फैक्शन के लिए उन्हें त्याग देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें एक और फीलिंग के साथ सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। एक ऐसा दिमाग जो खुद पर कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए ये विचारधारा, ये सोच बिल्कुल सही है। भविष्यवादी लोग लंबे समय की प्लानिंग के साथ एक छोटा सा हिस्सा अपने अंदर धैर्य का भी विकसित करते हैं। वो उन छोटी छोटी परेशानियों के बजाय बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं। इनका ध्यान हमेशा उन्हीं लक्ष्यों पर टिका होता है जिन्हें पाने के लिए वो उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। रिसर्च के अनुसार अगर आप खुद को एक काल्पनिक भविष्य में देखेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी आदतों में सुधार हो सकता है। ये बात बेसबॉल के एरिया में भी लागू होती है। अधिकांश बेसबॉल टीमें अपने मालिकों और प्रेमियों के दबाव में होती हैं, जिससे वो अभी जीत हासिल कर सकें और आने वाले 2-3 सीजन में खिलाड़ियों के बदले में उनके माइनर लीग प्रॉस्पेक्ट्स को बेच देते हैं। कभी कभी ये काम भी करता है और टीम प्लेऑफ तक पहुंच जाती है या शायद चैंपियनशिप जीत भी लेती है, लेकिन उनका दिमाग इस तरह से सिर्फ 2-3 सीजन तक ही चलता है, क्योंकि वो अपने भविष्य के खिलाड़ियों को बेच देते हैं और वो भी सिर्फ एक हफ्ते के मकसद के लिए। लेकिन वहीं पर कुछ टीम, खासतौर पर कुछ खास टीम जैसे कि अभी हाल ही में सामने आई द ह्यूस्टन एस्ट्रोस, उसने अपने कुछ साल प्लेयर्स के साथ बिताए ताकि वो फ्यूचर को लेकर अपना एक नजरिया डेवलप कर सकें। देखा जाए तो इनका प्रोसेस जो था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, जैसे अक्सर हम स्पोर्ट्स के दौरान देखते हैं। लेकिन अपनी कोशिशों के बाद 2014 में एस्ट्रोस की कवर स्टोरी में इन्होंने जगह बनाई है और टाइटल दिया गया है बेसबॉल ग्रेट एक्सपेरिमेंट, आपका 2017 वर्ल्ड कप सीरीज चैंपियंस। दरअसल एस्ट्रोज एक ग्रेट प्लेयर्स की टीम डेवलप करना चाहता था जो उन्हें आगे चलकर आने वाले सालों में बेहतर परफॉर्मेंस में मदद कर सके। न सिर्फ आने वाले सालों में जो उनके सामने था, जो करंट से सिनेरियो उन्हें दिखाई दे रहा था, बल्कि आगे भी 1 से 2 साल बाद भी ये टीम उनकी मदद कर सके। तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों के स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपना खुद का फॉर्म सिस्टम बनाया, जहां उन्हें बरसों तक पेशेंस और हार्ड वर्क के साथ रखकर डेवलप किया गया। इससे वो अपनी कंटेंडिंग टीम के लिए केपेबल प्लेयर्स को खो नहीं सकते थे और इन्होंने बहुत बड़े शाइनी ऑब्जेक्ट्स की तरह दूर से दिखाई देने वाले बड़े प्लेयर्स के पीछे भागने के बजाय खुद के प्लेयर्स को और ज्यादा डेवलप करने, उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश की। खुद के प्लेयर्स को प्रायोरिटी दी। ये शॉर्ट टर्म में उन्हें थोड़ा पीछे ले गया, पर एंड में उन्हें बहुत फायदा हुआ। इसके लिए उन्होंने बहुत डिसिप्लिन के साथ काम किया ताकि वो शॉर्ट टर्म पेन से बच सकें। ऐसी टीम्स बहुत लंबी और सक्सेसफुल जर्नी के लिए बनाई जाती हैं और एस्ट्रोस के लिए ये टीम उन्हें वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप की तरफ ले जा सकती थी, जो आगे 2017 में होने वाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसा एसआई ने प्रिडिक्ट किया था। आपको पता होना चाहिए कि हम सभी प्रेजेंट और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग का मिश्रण होते हैं। इसका मतलब है कि हमें 2 अलग अलग चीजों से डील करना पड़ता है और उन्हें सेटिस्फाइड रखना पड़ता है। इससे हेडोनिस्ट ग्रास हॉपर, जिसे आप प्रेजेंट यानी आज की तरह समझ सकते हैं, और ब्लू कॉलर एनी, जिसे आप फ्यूचर के रूप में पेश किया जा सकता है। अगर आप इन दोनों को समान रूप से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो एक ऐसा एंट बनता है जो लक्ष्य की ओर भरपूर मेहनत करते हुए फिर छुट्टियां लेता है, और ग्रास हॉपर जिसे पता है कि जीवन में तकलीफ होना जरूरी है, वो हर दिन इसी तरह से अपना बेस्ट देता है जैसे हर दिन जिंदगी आपसे एक्सपेक्ट करती है। टाइम ओरिएंटेशन का ये कॉन्सेप्ट आपको भविष्य की ओर झुकने और सोचने पर मजबूर करता है। फ्यूचर आपकी सफलता के लिए एक फाउंडेशन बनाना चाहता है, वो आपकी भलाई के लिए है। सेल्फ डिसिप्लिन उस फाउंडेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये आपके हाथ में है।
आपकी खुद की नियमित व्यवस्था बनाने में आने वाली मुश्किलें, जैसे कि हमने अभी तक बताया है, बहुत बड़ी और मुश्किल लग रही होंगी। और ये सच है, अक्सर लोग इन मुश्किलों से निपटने में असफल हो जाते हैं और इसका उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। आप खुद भी सोच रहे होंगे कि क्या आप इसमें काबिल हैं और क्या आपकी शक्तियां इसका सामना करने के लिए काफी हैं। क्या मैं सच में अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर सकता हूं कि जो काम करना है उसमें लगे रहूं? जैसे कि एक कहावत है, अगर आप सोचेंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं तो आप सही होंगे। जब हम विल पावर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी दिमागी या शारीरिक क्षमता नहीं होती है, बल्कि ये सिर्फ आपका विश्वास है कि आप विल पावर को विकसित कर सकते हैं। रिसर्चर वेरोनिका जॉब ने एक विश्वविद्यालय में एक ही शिक्षा कला में छात्रों पर अध्ययन किया था। जॉब ने छात्रों से पूछा कि उनकी क्षमता को एक टास्क के दौरान कंट्रोल करने में कितनी सफलता मिलती है। क्या उन्हें एक कठिन काम के बाद आराम की जरूरत होती है या फिर उनकी संतुलन शक्ति खुद ही उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करती है। देखा जाए तो उन सभी छात्रों को जो खुद को इस तरह से मोटिवेट कर लेते थे कि उनकी विल पावर अनलिमिटेड है, उनकी कुछ अच्छी क्वालिटीज थीं। वो अपनी एक्टिविटीज को अच्छी तरह से मैनेज करते थे, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते थे, अच्छे ग्रेड्स लेते थे, सही खाना खाते थे और फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करते थे। लेकिन दूसरी तरफ वो छात्र जो कहते थे कि वो अपने आप को रिचार्ज करना चाहते हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार होते हैं, उनका डाइट सही नहीं होता था और वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। वो ऑनलाइन डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करके ज्यादा पैसा भी खर्च करते थे। जॉब के रिजल्ट से ये पता चला कि जिन स्टूडेंट्स को खुद पर ज्यादा भरोसा था और वो सचमुच इसमें अच्छे थे, उनकी विल पावर ज्यादा थी। उनका खुद से मोटिवेशन उनकी बेहतर परफॉर्मेंस का मुख्य कारण था। इसमें सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, प्लेसिबो इफेक्ट भी था। ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि विल पावर बनाने में तो काफी मुश्किल है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा तो बस ये है कि खुद पर भरोसा रखें कि आप कर सकते हैं। जितना भी विल पावर हम सोचते हैं उतना ही होता है। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का फैसला सिर्फ आपका है और आपकी जिम्मेदारी है। इसमें सिर्फ आप ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपके दिमाग में किस तरह की वायरिंग है या फिर आप टाइम के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। जो इससे ऊपर है वो है आपका खुद पर भरोसा। और आखिरकार देखा जाए तो ये सब बहुत अच्छी जगह पर जाकर खत्म होते हैं, वहां जहां सारी ताकत आपके हाथों में होती है। क्या आप आत्मनिर्भर होकर अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हैं या नहीं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए ये आजाद सोच उनकी अपने बिहेवियर और एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। जब आप अपनी खुद की प्रेरणा बनाकर सेल्फ डिसिप्लिन पर ध्यान देते हैं और तो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड बनाने जैसा होता है और इसके बाद आप हर रोज धीरे धीरे इसका बेहतर प्रभाव देखते हैं और इस तरह के रिकॉर्ड से आपको और भी बहुत सारे फायदे होंगे। इससे आप अपने प्लेजर प्रिंसिपल को समझ पाएंगे। इससे आप बिना किसी कॉस्ट के एनालिसिस कर पाएंगे। टेम्पटेशन से खुद को दूर करें, टेम्पटेशन को नजरअंदाज करें। सेल्फ डिसिप्लिन माइंड ये अच्छी तरह से जानता है कि टेम्पटेशन को अवॉइड करना है। टेम्पटेशन से फाइट करना बहुत ज्यादा टफ काम है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड वाला पर्सन भी जब सेल्फ डिसिप्लिन के बिना पहले कभी यूं ही चलते हुए एक आइसक्रीम विंडो शॉप के बाहर पहुंच जाता था, जहां पर बहुत सारे अलग अलग कलर्स की आइसक्रीम मौजूद हैं, फ्रूट्स को क्रश करके टावर की तरह डेकोरेट करके सजाया गया है, वो विंडो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तब भी जब आपको आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है, पसंद ना होने के बावजूद भी आप उसकी तरफ से खिंचाव महसूस करते हैं। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपकी मदद करता है कि आप ऐसे टेम्पटेशन से बच जाएं ताकि आप उस शॉप के बगल से बिना किसी फीलिंग के ही गुजर जाएं और वो शॉप और वहां पर रखी चीजें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाएं। आपको ये ना फील हो कि ये चीजें आपको प्लेजर दे सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन आपकी मदद करता है ताकि आप खुद पर कंट्रोल कर सकें और खुद को इंटरनल फोर्स के बीच चल रही क्लैशिंग और तनाव से बचा सकें, अपने आप को भटकने से बचा सकें। इस तरह से आपका माइंड उन चीजों पर फोकस नहीं करता जो आपके पास नहीं है, बल्कि आपका माइंड उन चीजों पर फोकस करता है जो आप खुद बना सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देने लगते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। ऐसे लोग जो सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो अक्सर ये बताते हैं कि वो दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा खुश हैं या ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं।
वैसे ये हकीकत है, लेकिन इस हकीकत का मतलब ये नहीं है कि सेल्फ डिसिप्लिन का आइडिया सिर्फ एंजॉय करने के लिए है या फिर ये सिर्फ आपको फन का एहसास दिला सकता है। बल्कि जब आप सेल्फ कंट्रोल के रास्ते की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, खुद को उस डायरेक्शन पर मोड़ते हैं, आप इस छोटी छोटी खुशियों से ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा खुद के लिए कुछ कर पाते हैं। आप खुद के लिए ग्रेटिफाई हो पाते हैं, खुद को रिवॉर्ड दे पाते हैं। बस इस ओर चलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। सब्र करना मुश्किल हो सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन भी महसूस हो सकती है। हमारे इस तरह की सोसाइटी में जहां इंस्टेंट प्लेजर हासिल करना आसान है और वहीं खुद को संभालना और अपने आप को कंट्रोल में रखने के रास्ते पर चलना मुश्किल भी हो सकता है। खासकर तब जब आपके दोस्त लंबे समय तक मौज मस्ती में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आपको उनसे बड़ा और मुकम्मल जीवन बनाना है, जिससे आपकी खुद की डिसिप्लिन आपको ज्यादा सेटिस्फाइड और एक बेहतरीन लाइफ टाइम अचीवमेंट दे सके, और सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए यही करता है, वो इसी रास्ते की ओर आपका फोकस अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, यह आपके लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग होता है। यह आपको डाइवर्टेड होने से भी बचाता है। आप वो भी सब कुछ कर सकते हैं, बल्कि उनसे ज्यादा कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसी बात की तरफ आगे बढ़ते हुए वो लोग जो अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन को कुछ इस तरह से इमेजिन करते हैं कि ऐसा कर पाना तो बहुत ही कठिन है, ऐसा तो किया ही नहीं जा सकता। वो सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के साथ चलने वाले लोग कुछ इस तरह के होते हैं। ऐसे लोग जो अभी हाल ही के करंट टीवी शोज को लेकर अपडेटेड नहीं होते, ऐसे लोग जो हर रात बार में अपने फ्रेंड के साथ हैंगिंग आउट नहीं करते, ऐसे लोग जो बसंत के दौरान लाउडरडेल में घूमने नहीं जाते। इस तरह से देखा जाए तो हो सकता है कि वो जो सेल्फ डिसिप्लिन को साथ लेकर चलते हैं, वो इन छोटी छोटी चीजों से दूर रहते हैं। वो इन्हें समझ नहीं पाते हैं, वो उन बातों को नहीं समझ पाते जो दूसरे लोगों के लिए फन या एंजॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन अपने आप को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, उससे भी ज्यादा जितना वो कर सकता है। और ये चीजें कुछ दो तरह से सामने उभर कर आती हैं। पहली तो इससे आप खुद को सक्सेस की तरफ जाने की एबिलिटी देते हैं, और इस सक्सेस के लिए जो भी जरूरी होता है वो आप करते हैं। इससे आप खुद को समय दे पाते हैं ताकि आप अपने रियल इंटरेस्ट को अचीव कर सकें, और ये दोपहर में लेजी होकर टेलीविजन के सामने समय बिताने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। वहीं दूसरा, आप अपने आप को नियमों में बांधते हैं ताकि आप वो सभी चैलेंजिंग चीजें हासिल कर पाएं जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि आप एक माउंटेन की सीरीज में चढ़ना चाहते हैं, या फिर आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं। आप सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए खुद को इस तरह की चीजों के लिए तैयार करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको बताता है कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। वो इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये उन्हें रिवॉर्ड देती है। वो ये कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, और इस तरह से वो अपने आप से वो सभी काम करवाते हैं जो वो एक्चुअली करना चाहते हैं। फिर वो खुद को इसके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। इससे आप अल्टीमेट फ्रीडम हासिल करते हैं। जी हाँ, ये सच है कि आप ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का रास्ता चुनने के बाद आप एक कांस्टेंट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है कि आप इस रास्ते को चुनें। जरूरत होती है कि आप अपने इस डिसीजन को लेकर पूरी तरह से अवेयर हों ताकि ये आपकी मदद कर सके। कई बार अपॉर्चुनिटी का रास्ता वहीं से खुलता है जहां पर इस वक्त आप होते हैं। जैसे कि आपको एक ऐसे पर्सन के साथ बात करने का मौका मिलता है जिसने पहले आपको डाउन किया था, नीचे दिखाया था, जिसने पहले आपकी मदद नहीं की थी और अब वो आगे आकर आपको एडवाइस देता है और सपोर्ट भी करता है। या फिर आप योगा की एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आपको ज्यादा मेंटल स्टैमिना और कंसंट्रेशन हासिल करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी और अवसर के मौके आसानी से मिलने लगते हैं, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप ज्यादा जागरूक हैं, अवेयर हैं। आप इतने खुश होते हैं कि आप ये समझ पाते हैं कि आपको जिस रास्ते पर जाना है, आपको जहां पहुंचना है, वहां पहुंचने में कौन कौन सी चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। एक सेल्फ डिसिप्लिन माइंड को देखें तो वो कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं करता है। हमेशा वो दूर की सोच रखता है। वो हर वक्त उम्मीद के साथ चलता है और अवसर को पहचानना जानता है। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर अवेयर रहते हैं, अपनी सराउंडिंग से जुड़े रहते हैं। आप कुछ भी मिस नहीं करते। इसके साथ ही सबके बीच रहते हुए आप एक अलग तरह की चॉइस रखते हैं, कुछ अलग चुनते हैं।
साथ ही आप अपनी बाउंड्री भी डिसाइड करते हैं। जी हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आपके पास इस बात के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी जिंदगी में एक या दो बहुत अच्छे दोस्त होंगे और ऐसे ही कुछ गिने चुने बहुत अच्छे रिश्ते होंगे जो आपको समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे आप किसी भी रास्ते की ओर आगे क्यों ना बढ़ें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको अच्छी तरह से समझते होंगे, जो ये समझते होंगे कि आप सेल्फ डिसिप्लिन के पाथ की तरफ चल रहे हैं, पर हो सकता है कि कुछ लोग आपको इस रास्ते से हटाने की भी कोशिश करें। कुछ लोग आपसे कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपना आज का जिम सेशन मिस कर दो, यहाँ पर बियर और कॉल ऑफ ड्यूटी गेम तुम्हारे नाम पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आपका सेल्फ डिसिप्लिन ये सब समझने में आपकी मदद करता है। आपका सेल्फी डिस्प्ले इस कॉन्फ्लिक्ट को समझकर इसे खत्म करने की कोशिश करता है। इससे आपको इस बात की समझ मिलती है कि इस तरह की सोच की शुरुआत कहाँ से होती है। सेल्फ डिसिप्लिन के सहारे आप खुद को उन गलतियों से बचा पाते हैं जिसको करने के बाद आपको आगे चलकर दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने और गिल्टी फील करने की जरूरत पड़ सकती थी। आप एक तरह से गिल्टी होने से बच जाते हैं। ये उन लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है जो अपने गोल को नहीं समझ पाते और खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते। खुद को समझना, खुद को जान लेना और सबसे लास्ट में सेल्फ डिसिप्लिन इस पूरी दुनिया में आपको असलियत में ये तो पता लगाने में मदद करता है कि आप कौन हैं और आपकी सच्ची कीमत क्या है। कभी कभी ऐसे समय में हमारी सिचुएशन इतनी ज्यादा परेशानियों से भरी और उलझी हुई हो जाती है कि हम ये इमेजिन ही नहीं कर पाते कि इन परेशानियों से खुद को बचाने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम इन परेशानियों से भाग सकते हैं। लेकिन इस तरह के सिनेरियो में आप सिर्फ दुनिया की परेशानियों से भाग सकते हैं, उनसे छुप सकते हैं, लेकिन आप खुद से नहीं भाग सकते। बिल्कुल भी खुद से आप नहीं छिप सकते। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा तरीका है जो रिएक्शन और रिट्रीट की आदतों को रिजेक्ट करने में मदद करता है। यह आपको रोजाना कुछ न कुछ काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको अपनी सही जरूरतों के हिसाब से फैसला लेने और कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। इस प्रक्रिया के जरिए आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। इस सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए आपको पता चलेगा कि आपने पास्ट में ऐसा फैसला क्यों लिया और आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में किस तरह के इंसान हैं। टेक अवेज। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अपने दिमाग को वश में रखना और अपने कार्यों और बिहेवियर पर कंट्रोल रखना। लेकिन अपने दिमाग पर कंट्रोल करना कुछ ऐसा है जैसे मानो हम कह रहे हों कि हम सूरज की सरफेस पर यूं ही बस जैसे चलना चाहते हों। कहने का मतलब है कि सेल्फ डिसिप्लिन इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप सेल्फ डिसिप्लिन को समझने लगते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स या यूं कहें कि रुकावटें आती जाती हैं जो आपको डिसिप्लिन्ड एक्शन लेने से रोकती हैं, जो आपको खुद पर कंट्रोल करने से रोकती हैं। बुद्धिज्म सिखाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन की राह पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये 5 सोच आपके रास्ते पर रुकावट बन सकती हैं, जैसे नाराजगी और जलन, आलस और सुस्ती, चिंता करना और खुद को लेकर हमेशा गिल्टी फील करना, हेजिटेशन में रहना और खुद पर ही डाउट करना। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरह की सोच को लेकर आपको तुरंत सोचने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये सब अर्जेंट है। आज भले ही सेल्फ डिसिप्लिन आपको उतना फायदेमंद नहीं लगता, लेकिन इसका फायदा आपको आगे चलकर मिलता है। एक और चीज जो आपको आने वाले समय के लिए तैयार नहीं होने देती है वो है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। हम सभी प्लेजर का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जब भी हो सके हम प्लेजर की तलाश करते हैं और दर्द से बचते हैं। कभी कभी इसके लिए गलत रास्ता चुना भी हमें मंजूर होता है। डिसिप्लिन का पालन करने पर अक्सर प्लेजर नहीं मिलता और उस समय भी थोड़ी सी तकलीफ तो होती ही है, या फिर आपको ये महसूस होता है कि ये काम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। हमें प्लेजर और दर्द के बारे में सोचने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का लक्ष्य हमारे आने वाला समय है। हम चाहते हैं कि उस समय को ज्यादा बेहतर बना सकें और उसके लिए हम सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए आज फायदा उठा सकते हैं। टाइम ओरिएंटेशन सेल्फ डिसिप्लिन के साथ एक दूसरी बड़ी समस्या है। हम में से कुछ लोग प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं, आज में जीना पसंद करते हैं, लेकिन ये आपके लिए बेहतर ढंग से काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप आज में इंटरेस्ट रखते हुए फ्यूचर में इंटरेस्ट को खो देते हैं। आप फ्यूचर को लेकर काम नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, जहां पर ऐसे लोग सोचते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, उनकी आगे की जिंदगी कैसी हो सकती है।
उसके लिए उन्हें कैसी तैयारी करनी है, और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ इस नजरिए को ज्यादा बेहतर ढंग से साबित किया जा सकता है। इसके लिए हमने एंट और ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल देखा था। एंट फ्यूचर ओरिएंटेड थी, इसलिए सर्दियां आने पर भी वो सरवाइव कर पाती है, बजाय ग्रास हॉपर के, क्योंकि वो सिर्फ प्रेजेंट ओरिएंटेड था, उसने फ्यूचर को लेकर कुछ नहीं सोचा था। आखिर में इन सभी रुकावट के बावजूद खुद पर कंट्रोल आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आप ही तय कर सकते हैं कि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल है या नहीं। यहाँ पर इसका एक लिटरल सेंस है, यानी कि इसका एक मतलब है प्लेसिबो इफेक्ट। ये बताता है कि आप अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं और आप एक्चुअली में कितने काबिल हैं। ये खुद को एम्पावर करने का एक तरीका है। ये आपको एक खास तरह से सोचने की आज़ादी देता है, जिसके जरिए आप समझ पाते हैं कि आप एक्चुअली में क्या हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, और उन दोनों के बीच का गैप कितना है। आप इसे समझ सकते हैं। अब ये समझना भी आप पर ही डिपेंड करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअली में एक फ्रीडम है। आप पहले से इसे तैयार करते हैं। आप इसे एक चैलेंज की तरह ले सकते हैं, जिससे आप बहुत जल्द ही अपनी कोशिशों के जरिए उबर सकते हैं।